Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer System Organization and Architecture, and the chapter 8 is Control Memory Designs, and this is part 3. And today we are going to cover topic that are control memory, address sequencing and microprogram sequencer. और ये तीनों जो टॉपिक हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जो प्रीवियस एग्ज़ाम था CSA का उसमें ये आए हुए हैं. सो आप इसे ध्यान से देखना और सुनना. अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो चैप्टर 8 से तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले कंट्रोल मेमोरी. अ कंप्यूटर विद माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल मेमोरी यूनिट हैज़ टू सेपरेट मेमोरी, नेमली मेन मेमोरी एंड कंट्रोल मेमोरी. जो हमारा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल मेमोरी यूनिट होती है उसके पास दो मेमोरीज होती हैं. एक मेन मेमोरी होती है और एक कंट्रोल मेमोरी होती है. तो मेन मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द डेटा और प्रोग्राम. The data or program is loaded from secondary storage media to main memory. तो मेन मेमोरी क्या है, उसको हम यूज़ करते ताकि जो डेटा और प्रोग्राम है उसे हम स्टोर कर सकें, और जो डेटा और प्रोग्राम होता है वो लोडेड होता है सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में. तो द कंट्रोल मेमोरी कंटेन्स द माइक्रो प्रोग्राम. जो हमारी कंट्रोल मेमोरी है उसमें हमारे पास होते हैं माइक्रो प्रोग्राम्स. दीज माइक्रो प्रोग्राम्स आर यूज टू जनरेट कंट्रोल फंक्शन. तो इन माइक्रो प्रोग्राम को हम यूज़ करते ताकि हम जो कंट्रोल फंक्शंस हैं उनको जनरेट कर सकें. हैंस कंट्रोल फंक्शन can easily be modified by changing the micro programs in control memory. और जो कंट्रोल फंक्शंस होते हैं उनको हम easily modify कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं अगर हम कंट्रोल मेमोरी में माइक्रो प्रोग्राम को चेंज कर दे तो. द कंट्रोल मेमोरी इज़ इम्प्लीमेंटेड इन रोम. तो जो कंट्रोल मेमोरी होती है वो इम्प्लीमेंट होती है रोम में. दैट मीन्स द कंटेंट ऑफ द कंट्रोल मेमोरी कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय सिंपल प्रोग्रामिंग. तो इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल मेमोरी में कंटेंट होता है वो ऑल्टर नहीं हो सकता सिंपल प्रोग्रामिंग के द्वारा, क्योंकि रोम होती है रीड ओनली मेमोरी. उस कंटेंट को हम ऑल्टर नहीं कर सकते. एंड तो द कंटेंट ऑफ कंट्रोल मेमोरी कैन बी मॉडिफाइड और री रिटन द वे द कंटेंट ऑफ रोम कैन बी मॉडिफाइड. अगर हम जो रोम में कंटेंट है उसे मॉडिफाई कर दे तो हमारा कंट्रोल मेमोरी का जो कंटेंट है वो चेंज हो सकता है. रिक्वायरिंग प्लगिंग आउट द कंट्रोल मेमोरी फ्रॉम कंप्यूटर, then modifying or rewriting the content using ultraviolet or electrically erasable technique. तो अगर हम चेंजेस करना चाहते हैं इसमें कोई भी तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट या फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल टेक्निक यूज़ करके हम उसे मॉडिफाई या रीराइट कर सकते हैं कंट्रोल मेमोरी को. तो द कंट्रोल मेमोरी रिक्वायर्स द मास्किंग ऑफ बिट्स फॉर मॉडिफिकेशन और रीराइटिंग. जो हमारे पास कंट्रोल मेमोरी होती है उसमें बिट्स की मास्किंग होती है मॉडिफिकेशन के लिए और रीराइटिंग के लिए, लीडिंग टू एडिशनल कॉस्ट. लेकिन इसकी जो कॉस्ट होती है वो एक्स्ट्रा होती है. मोर एवर द कंट्रोल मेमोरी रिड्यूसेस द ओवरऑल स्पीड ऑफ द कंप्यूटर. तो जो कंट्रोल मेमोरी होती है वो जो ओवरऑल स्पीड है कंप्यूटर की उसे रिड्यूस कर देती है, बिकॉज द इंस्ट्रक्शन रिट्रीवल फ्रॉम द कंट्रोल मेमोरी रिक्वायर कंसिडरेबल टाइम. क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जब हम उन्हें रिट्रीव करते हैं मतलब कि कंट्रोल मेमोरी से तो उसके लिए अलग से जो टाइम लगता है. द चेंजेस एंड एडिशंस कैन ईजिली बी डन इन कंट्रोल मेमोरी एज कम्पेयर टू हार्डवायर्ड कंट्रोल मेमोरी. अगर हमने कोई चेंजेस करनी है या फिर कोई एडिशंस करनी है तो जो कंट्रोल मेमोरी है उसमें हम ईजिली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू जो हार्डवायर्ड हमारी कंट्रोल मेमोरी होती है उसके कंपैरिजन. तो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट रिक्वायर टू बी रीडिज़ाइंड फॉर एवरी स्मॉल मॉडिफिकेशन. अगर हमने कुछ छोटी सी भी हमने मतलब कि मॉडिफिकेशन करनी है तो जो हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट है हमें उसे रीडिज़ाइन करना पड़ता है. दैट्स वाई कंट्रोल मेमोरी कंसेप्ट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड इन द डिज़ाइनिंग ऑफ द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर. तो तभी हम बोलते हैं कि जो कंट्रोल मेमोरी कंसेप्ट है ये तभी वाइडली एक्सेप्टेड किया जाता है कंप्यूटर में कंट्रोल मेमोरी को डिज़ाइन करने के लिए. द सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक रूटीन्स फॉर चेकिंग, लोकेटिंग एंड सॉल्विंग हार्डवेयर माल फंक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन कंट्रोल मेमोरी. जो भी हमारे कंट्रोल मेमोरी में स्टोर होते हैं जैसे कोई चेक उसके
लिए जो है सॉफ्टवेयर डायग्नोस्ट करता है कि मतलब कि कुछ देखता है कि लोकेशन कौन सी है, ठीक है, अगर उसमें कुछ माल फंक्शन कुछ आ गया तो उसे सॉल्व करता है, ठीक है, और चेकिंग करता है। तो ये था हमारा। नेक्स्ट है द सिमुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट फ्रॉम वन प्रोसेसर टू अनदर प्रोसेसर इज कॉल्ड इमुलेशन। देखो क्या बोल रहे हैं कि जो सिमुलेशन होता है इंस्ट्रक्शन सेट का एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर में, हम उसे बोलते हैं इमुलेशन। दिस मीन्स दैट इमुलेशन ऑफ फ्यूचर सिस्टम इज पॉसिबल बाय मॉडिफाइंग द माइक्रो प्रोग्राम इन कंट्रोल मेमोरी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो हमारा सिस्टम है एग्जिस्ट कर रहा है उसमें जो कंट्रोल मेमोरी है उसमें हम माइक्रो प्रोग्राम्स जो होते हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो उसको हम इमुलेशन बोल देते हैं। दिस इज हेल्पफुल इन एवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूचर कंप्यूटर इन एडवांस। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कि मतलब इन फ्यूचर अगर कोई परफॉर्मेंस है कंप्यूटर में उसके लिए इन एडवांस ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है डिज़ाइन ऑफ अ कंट्रोल मेमोरी। तो डिज़ाइन ऑफ अ कंट्रोल मेमोरी में देखो हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें देखो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ठीक है, और हमारे पास क्या है डिकोडर है, 3/8 का डिकोडर है, 3 इनपुट्स आ रही हैं उसमें 8 आउटपुट्स जा रही हैं, ठीक है। पहले तो जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है इसमें हमारे पास 0 से लेकर 15 बिट्स हैं, तो 0 से 11 जो बिट्स हैं वो इधर कंट्रोल लॉजिक गेट है जो उसमें जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 12, 13, 14 है वो डिकोडर में जा रही हैं, और जो 15 है वो हमारे पास देखो ये आई वाला है जो उसमें स्पेशल जा रही हैं, और ये सारी जो है फिर बाद में कंट्रोल लॉजिक गेट के साथ ही ऐड हो रही हैं। और हमारे पास 4 बिट सीक्वेंसर काउंटर भी है, देखो ये रहा। तो इसमें हमारे पास 4 बिट्स जो हैं वो डिकोडर को जा रही हैं। तो डिकोडर हमारे पास यहाँ पर 2 डिकोडर हैं, एक 3/8 का है और एक 4/16 का है। तो इसमें भी 0 से लेकर 15 तक हमारे पास क्या है आउटपुट्स आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि 4 इनपुट है इसमें और 16 आउटपुट्स हैं। तो ये भी हमारा कंट्रोल लॉजिक गेट्स में ही जा रहा है। और यहाँ पर देखो इंक्रीमेंटेड क्लियर क्लॉक, ये हमारे पास 3 पल्स हैं। तो उसके बाद इसमें और जो आउटपुट इनपुट्स हैं वो भी आएंगी, फिर लास्ट में हमारे पास कंट्रोल आउटपुट आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाती हूँ। जैसे ये देखो कंट्रोल यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 डिकोडर, मैंने अभी बता दिया 2 डिकोडर हैं, एक सीक्वेंसर काउंटर है एंड द नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट्स, और नंबर ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट्स हैं, एन इंस्ट्रक्शन रीड फ्रॉम मेमोरी इज प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। जो भी हम इंस्ट्रक्शन रीड करना चाहते हैं मेमोरी से वो सबसे पहले प्लेस्ड होगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। जो ये वाला हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है सबसे पहले इसमें वो इंफॉर्मेशन जो है प्लेस्ड होगी। ये 2 डिकोडर है हमारे पास, एक सीक्वेंसर है और कंट्रोल लॉजिक गेट्स हैं काफ़ी सारे। नेक्स्ट देखो द पोजीशन ऑफ दिस रजिस्टर इन द कॉमन बस सिस्टम इज शोन इन फिगर वेयर इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द आई बिट, द ऑपरेशन कोड एंड बिट 0 through 11। तो देखो ये हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जा रही है बाद में वो क्या है डिवाइडेड हो रही है 3 पार्ट्स में। एक हमारे पास देखो ये वाला हो गया आई बिट होगी, और फिर हमारी ये 3 बिट्स डिकोडर को दी जा रही हैं, और 0 से लेकर 11 हमारे पास क्या बोल रहे हैं वो क्या है एक 0 से 11 है, और जो 3 बिट्स हैं वो ऑपरेशन कोड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। द ऑपरेशन कोड इन बिट्स 12 through 14 आर डिकोडेड विद 3/8 डिकोडर। तो जो 12, 13, 14 3 बिट्स हैं हमारी ऑपरेशन कोड की वो डिकोडेड हो रही हैं 3/8 के डिकोडर के द्वारा। द 8 आउटपुट ऑफ द डिकोडर आर डिज़ाइंड बाय द सिम्बल्स। तो जो हमारे पास 8 आउटपुट्स आ रही हैं, देखो ये हमारे पास ये फिर से इसमें से 8 आउटपुट्स आ रही हैं वो डिज़ाइन की जा रही हैं। देखो ये डिकोडर में जाएगी, सॉरी लॉजिक गेट में जाएगी। तो डिज़ाइंड बाय द सिंबल थ्रू D7, D1 से लेकर D7 के द्वारा हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं। ये देखो जो आउटपुट है इसकी वो देखो D0 से लेकर D7 तक ये डिज़ाइन की गई है। उसके बाद देखो द
द सब्सक्रिप्टेड डेसिमल नंबर इज़ इक्विवेलेंट टू बाइनरी वैल्यू द कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कोड। जो भी हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन कोड होगा 3 बिट्स वाला, उसके मतलब उससे रिलेटेड जो हमारे पास क्या है डेसिमल नंबर का हम बाइनरी वैल्यू चेक करेंगे। द बिट 15 ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज़ ट्रांसफर टू ए फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइंड बाय द सिंबल आई। तो जो हमारे पास ये बिट 15 है, देखो ये वाली जो बिट 15 है, ये हमारे तो जो ये बिट है हमारी 15 आई, ठीक है, तो ये डायरेक्ट जा रही है देखो इस साइड। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 15 बिट ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र टू ए फ्लिप फ्लॉप। वो जो 15 इंस्ट्रक्शन है वो फ्लिप फ्लॉप को जा रही है, डिज़ाइनेटेड बाय द सिंबल आई के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। बिट्स 0 थ्रू 11 आर अप्लाई टू द कंट्रोल लॉजिक गेट्स। तो जो 0 से लेकर 11 तक है वो किसको अप्लाई की जा रही है, डायरेक्ट कंट्रोल लॉजिक गेट्स को ही अप्लाई की जा रही है। ये देखो मैंने आपको सारा ये समझा दिया, 0 से 11 डायरेक्ट ही अप्लाई की जा रही हैं। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, तो ये हमारे पास जैसे जो टाइमिंग है, टाइमिंग का हमारे पास एक ग्राफ है, क्लॉक है इस साइड, देखो ये टाइमिंग है, इसे मैं आपको समझाती हूँ अभी। पहले हम नेक्स्ट देखते हैं। द 4 बिट सीक्वेंस काउंटर कैन काउंट इन बाइनरी फ्रॉम 0 थ्रू 15। तो जो हमारे पास 4 बिट का सीक्वेंस काउंटर था वो काउंट कर रहा है बाइनरी को 0 से लेकर 15 तक। द आउटपुट ऑफ द काउंटर आर डिकोडेड इनटू 16 टाइमिंग सिग्नल टू T1 टू T15 आएगा, ठीक है। तो वो उसको डिकोड कर रहा है, ये देखो वेट, तो ये रहा हमारा सीक्वेंसर 4 बिट का और ये 16 बिट्स में इसे डिकोड कर रहा है। तो ये हमारे पास ये डायग्राम है, देखो T0 T1 T2 T3 T4 इस तरह से जा रहा है। इस साइड भी T0 से है, ठीक है, ये टाइमिंग है हमारे पास। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इट विल बी एज्यूम दैट मेमोरी साइकिल टाइम और लेस दैट द क्लॉक साइकिल टाइम। तो एज्यूम कर रहे हैं कि जो मेमोरी साइकिल टाइम है, तो आगे देखो क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन अ मेमोरी रीडर राइट साइकिल इनिशिएटेड बाय द टाइमिंग सिग्नल विल बी कंप्लीटेड बाय द टाइम द नेक्स्ट क्लॉक गोज थ्रू इट्स पॉजिटिव ट्रांजिशन। तो वो जैसे ये हमारे पास क्लॉक है, सॉरी, तो जैसे ये वाला हमारे पास ये है, तो वो बोल रहे हैं कि इस तरह से पहले ये यहाँ पर गया पॉजिटिव, ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में ये पॉजिटिव जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट वाले में, फिर उससे नेक्स्ट वाले में, इस तरह से ये पॉजिटिव चलता जाता है, नेक्स्ट, ठीक है। And the clock transition will then be used to load the memory word into the register। फिर जो भी clock transitions होती हैं उसके अकॉर्डिंग memory word को register में लोड किया जाता है। The timing relationship is not valid in many computers। जो timing relationship होता है वो valid नहीं होता सारे computers में, because जो memory cycle time होता है usually वो longer होता है processor जो clock cycle होता है उसके comparison। In such cases the wait clock cycle are provided। तो उन केसेस में जो वेट क्लॉक साइकिल होता है वो प्रोवाइड किया जाता है इन प्रोसेसर यूनिट। द मेमोरी वर्ड इज अवेलेबल, जिसमें मेमोरी वर्ड अवेलेबल होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एड्रेस सीक्वेंसिंग। तो एड्रेस सीक्वेंसिंग इज द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी, यहाँ पर बी आएगा, एग्जीक्यूटेड। तो एड्रेस सीक्वेंसिंग एक टास्क है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाली है उसका एड्रेस क्या है। अ सर्किट कॉल्ड द नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर सर्किट इज यूज्ड फॉर दिस। तो जो सर्किट हम मतलब कि यूज़ करते हैं नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर के लिए, वो मतलब इसके लिए हम यूज़ करते हैं। द इनिशियल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन बी एग्जीक्यूटेड इज स्टोर्ड इन द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। जो इनिशियल रजिस्टर होता है, ठीक है, फर्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन का, वो एग्जीक्यूट होता है, वो स्टोर होता है जो CAR में, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में वो स्टोर होता है। द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन में बी कैलकुलेटेड बाय इंक्रीमेंटिंग द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। तो जो कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में ऑलरेडी होता है तो उसमें हम इंक्रीमेंट करके जो नेक्स्ट एड्रेस है वो फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन द सर्किट बाय सिलेक्टिंग द जीरोथ इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर एज आउटपुट। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं सर्किट में, जो जीरो हमारी इनपुट होती है मल्टीप्लेक्सर में, ठीक है, उसको एज अ आउटपुट लेके। समटाइम द नेक्स्ट एड्रेस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है जो स्टेटस बिट होती है प्रोसेसर रजिस्टर की, ठीक है। देन सबरूटीन में भी, यहाँ पर भी बी आएगा, मे बी कॉल्ड एंड द रिटर्न एड्रेस इज स्टोर्ड इन द एक्सटर्नल रजिस्टर कॉल्ड सबरूटीन रजिस्टर। तो जो सबरूटीन होती है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि उन्हें कॉल की जाती है और वो रिटर्न करती है जो एड्रेस एक्सटर्नल रजिस्टर में स्टोर होता है, उसको हम सबरूटीन रजिस्टर भी बोलते हैं। सो दैट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द सबरूटीन, जब जो सबरूटीन एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जो है वो रिटर्न बैक हो जाता है किसको, एड्रेस स्टोर्ड होता है जिसमें सबरूटीन रजिस्टर में, तो उसको वो रिटर्न कर देता है। उसके बाद सबरूटीन रजिस्टर आर इम्प्लीमेंटेड एज स्टैक्स। जो सबरूटीन रजिस्टर होते हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं स्टैक सो दैट मोर देन वन सबरूटीन कैन बी एक्टिव एट द सेम टाइम। ताकि हम सबरूटीन रजिस्टर को तभी इम्प्लीमेंट करते हैं एज अ स्टैक ताकि एक से ज़्यादा जो हमारे पास सबरूटीन है वो एक टाइम पर एक्टिव हो सके। दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन द सर्किट। ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है सर्किट में, ताकि हम जो वंस इनपुट है मल्टीप्लेक्सर की उसे सिलेक्ट करें एज अ आउटपुट। तो सबरूटीन एड्रेस जो होता है वो स्टोर्ड होता है सबरूटीन रजिस्टर में। द एड्रेस ऑफ सबरूटीन इज पिक्ड देन द एड्रेस ऑफ प्रोग्राम इज स्टोर्ड इन द रूटीन रजिस्टर। अगर हम जो सबरूटीन है उसका एड्रेस पिक्ड करते हैं तो जो एड्रेस होता है प्रोग्राम का वो रूटीन रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। देन नेक्स्ट एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वेयर ब्रांच एग्जिस्ट इज कैलकुलेटेड। देन फिर जो नेक्स्ट एड्रेस होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शन का उसे हम कैलकुलेट कर देते हैं यूजिंग द जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। देयर द मैपिंग मैप्स द बिट्स ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रक्शन इनटू एड्रेस ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो जो हमारे पास मैपिंग हम यूज करते हैं वो क्या करती है, जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन की बिट्स होती है उनको मैप कर देती है जो नेक्स्ट हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसके साथ। द मैपिंग एड्रेस प्रोवाइड्स द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडिंग इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेमोरी एज नीडेड एट एनी टाइम। तो जो मैपिंग हमारा एड्रेस है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम जो इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेमोरी है उसमें एडिंग कर सकें इंस्ट्रक्शन कंट्रोल मेमोरी जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, किसी भी टाइम। दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन द सर्किट बाय सिलेक्टिंग द इनपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर एज आउटपुट। तो हम इसे किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सर्किट में, जो इनपुट है मल्टीप्लेक्सर की उसको हम सिलेक्ट करते हैं एज अ आउटपुट। देन अनदर ऑफ कंडीशनल ब्रांचिंग एग्जिस्ट वेयर द प्रीवियस बिट्स टुगेदर विद द ब्रांच लॉजिक जनरेट एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो फिर क्या होता है, जो कंडीशनल ब्रांचिंग एग्जिस्ट कर रही होती है जहाँ पर हमारा पहले वाली बिट्स जो है इकट्ठी होती हैं ब्रांच लॉजिक जनरेटर के साथ, तो वो नेक्स्ट एड्रेस जो है वो जनरेट कर देती है। तो जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है, द ब्रांच एड्रेस ऑफ कंट्रोल मेमोरी। जो ब्रांच एड्रेस होता है कंट्रोल मेमोरी का इज सिलेक्टेड होता है एंड इज स्टोर्ड इन द कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में वो स्टोर हो जाता है। दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन द सर्किट बाय सिलेक्टिंग द थर्ड इनपुट ऑफ द मल्टीप्लेक्सर एज आउटपुट। जब भी हम मतलब कि जो मल्टीप्लेक्सर की थर्ड इनपुट है उसको एज अ आउटपुट यूज करते हैं, तो उस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे ये देखो, पहले इंस्ट्रक्शन कोड था, फिर हमारे पास मैपिंग लॉजिक है, इसमें 0 हमारे पास मल्टीप्लेक्सर जो है 4/1 का है, 4 इसमें इनपुट्स आ रही हैं, ठीक है। एक जो है ब्रांच लॉजिक से आ रही है जो थर्ड वाली है, जो मैं अभी आपको बता के हटूँ यहाँ पर, तो ब्रांच लॉजिक से जो जाएगी वो थर्ड है, और जो 0 है हमारी वो कहाँ से जा रही है, वो इंक्रीमेंट होके जा रही है, ठीक है। पहले आप 1 देख लो, 1 सबरूटीन रजिस्टर जो है, ठीक है, उससे 1 जा रहा है, और जब हम उसे इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो 0 से जा रहा है, और एक जो हमारा डायरेक्ट मैपिंग लॉजिक से आ रहा है। उसके बाद उसकी जो आउटपुट है वो किसको जा रही है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर को जा रही है। तो जो भी कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में होगा वो एक इंक्रीमेंट होके फिर से सबरूटीन रजिस्टर में चला जाएगा, और फिर वो कंट्रोल मेमोरी में डायरेक्ट आ रहा है, देखो, और वहाँ से जा तो माइक्रो ऑपरेशंस आ जाएंगे, जा फिर क्या होगा, सिलेक्ट अ स्टेटस करेगा, ठीक है, जा फिर ब्रांच एड्रेस करेगा। तो इस तरह से ये डायग्राम है, मैंने आपको पहले सारा समझा दिया। अब आप क्या करना, उसे पढ़ना, ठीक है, फिर देखना कि हाँ डायग्राम में क्या क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है प्रोग्राम सीक्वेंसर।
तो प्रोग्राम सिक्वेंसर क्या होता है? द बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट आर द कंट्रोल मेमोरी। तो हमें पता ही है जैसे माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट है जो, उसका जो बेसिक कंपोनेंट वो क्या है? कंट्रोल मेमोरी है। एंड द सर्किट्स दैट सिलेक्ट द नेक्स्ट एड्रेस, और वो सर्किट्स जिसे हम यूज करते हैं ताकि हम नेक्स्ट एड्रेस को सिलेक्ट कर सके। द एड्रेस सिलेक्शन पार्ट, जिसमें हम एड्रेस को सिलेक्ट करते हैं उस पार्ट को हम बोल देते हैं माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर। ठीक है, तो जिससे हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट एड्रेस का हमें पता चलता है और हम एड्रेस सिलेक्शन पार्ट है उसे हम माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर बोलते हैं। अ माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद डिजिटल फंक्शंस टू सूट अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम जो माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर है उसे यूज़ करते हैं ताकि डिजिटल फंक्शंस को हम कंस्ट्रक्ट कर सकें। द पर्पस ऑफ ए माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर इज टू प्रेजेंट एंड एड्रेस टू द कंट्रोल मेमोरी सो दैट द माइक्रो इंस्ट्रक्शन में बी रीड एंड एग्जीक्यूट। तो जो पर्पस होता है माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर का वो होता है कि प्रेजेंट करना जो एंड एड्रेस टू द कंट्रोल मेमोरी, किसी एड्रेस को कंट्रोल मेमोरी में, ताकि जो हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसको हम रीड भी कर सकें और उसे एग्जीक्यूट भी कर सके। द नेक्स्ट एड्रेस लॉजिक ऑफ द सिक्वेंसर डिटरमाइन द स्पेसिफिक एड्रेस सोर्स टू बी लोडेड इनटू कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। तो जो नेक्स्ट एड्रेस लॉजिक होता है हमारा सिक्वेंसर में वो हमें बताता है कि स्पेसिफिक एड्रेस सोर्स क्या है जिसे हम कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में लोड कर रहे हैं। द चॉइस ऑफ द एड्रेस सोर्स जो होती है वो गाइडेड होती है नेक्स्ट एड्रेस इंफॉर्मेशन बिट्स के द्वारा दैट द सिक्वेंसर रिसीव फ्रॉम द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है माइक्रो इंस्ट्रक्शन उससे उसे पता चलता है कि जो नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगी, नेक्स्ट एड्रेस आएगा, वो क्या होगा। आगे देखो, जैसे ये हमारे पास डायग्राम है, ये देखो मल्टीप्लेक्सर है, वही सेम था हमारे पास। ठीक है, तो ये तो सेम ही है उसी तरह, लेकिन यहाँ पर देखो ये कंट्रोल मेमोरी हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CD है, BR है, ऐड है, माइक्रो ऑपरेशन है, क्लॉक लगा हुआ है, इनपुट लॉजिक है, ये एक्सटर्नल मैपिंग हो रही है। ठीक है, SBR के साथ। तो I0 I1 है जो हमारा ये ब्रांच से जा रहा है। ठीक है, ब्रांच जो हमारी है उससे हमारा 0 और 1 जा रहा है, और T जो हमारा है जब हम मल्टीप्लेक्स 2 में ये टेस्टिंग कर रहे हैं वो T इस साइड जा रहा है। इसमें हमारे पास 1 देखो SZ ये है, और हमारे पास जो है ऐड जो है वो देखो हमारा डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है, ये हमारा फर्स्ट जो बिट होगी वो बनेगी। तो आगे देखो, द इंक्रीमेंट सर्किट इन द सिक्वेंसर इज नॉट अ काउंटर कंस्ट्रक्टेड विद फ्लिप फ्लॉप। जो हमारे पास इंक्रीमेंटेड सर्किट होता है जैसे इन सिक्वेंसर में, वो हम नहीं बोल सकते कि वो काउंटर कंस्ट्रक्ट हम करते हैं कि फ्लिप फ्लॉप से हम उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, बट रैदर अ कॉम्बिनेशनल सर्किट कंस्ट्रक्टेड विद गेट। बट हम फ्लिप फ्लॉप की जगह यहाँ पर जो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं गेट से जो बने होते हैं हम उनको यूज़ करते हैं, मतलब कि फ्लिप फ्लॉप की जगह पर। द कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होते हैं इंक्रीमेंटर वो डिज़ाइन किया जाता है बाय कैस्केडिंग अ सीरीज ऑफ हाफ एडेड सर्किट। तो उसको जो हमारे पास हाफ एडेड होता है, हाफ एडर आपने पढ़ा होगा, उनको मतलब ऐड करके एक सीरीज बना के, ठीक है, फिर हम उससे इसको यूज़ करते हैं। द कंट्रोल मेमोरी प्रोवाइड इंट्रैक्शन बिटवीन द सिक्वेंसर एंड द मेमोरी अटैच्ड टू इट। जो हमारा डायग्राम में देखो कंट्रोल मेमोरी है वो क्या करता है, इंट्रैक्शन, देखो कंट्रोल मेमोरी ये रहा, ये इंटरेक्शन क्रिएट करता है किस किस के साथ, देखो वेट, सीक्वेंसर एंड मेमोरी जो उसके साथ अटैच है। ठीक है, तो सीक्वेंसर जो हो गया हमारा, ये सीक्वेंसर था, ठीक है, या फिर जो उसके साथ जो मेमोरी अटैच है, ठीक है, उसके साथ ये इंटरेक्शन क्रिएट करता है हमारे पास कंट्रोल मेमोरी। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देयर आर 2 मल्टीप्लेक्सर इन द सर्किट। तो हमारे पास सर्किट में 2 मल्टीप्लेक्सर हैं, देखो कौन कौन से हैं, एक तो ये रहा मल्टीप्लेक्सर और एक ये रहा। ठीक है, 2 मल्टीप्लेक्सर हैं, और जो हमारे पास फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर है, सिलेक्ट एन एड्रेस फ्रॉम वन ऑफ द 4 सोर्सेज एंड रूट्स इट इनटू कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR। तो जो हमारे पास ये पहला वाला है उसमें देखो 4 इनपुट्स आ रही हैं, और क्या बोल रहे हैं कि ये आगे किसके साथ अटैच हो रहा है, CAR के साथ। ठीक है, उसके साथ CAR यहाँ पर क्या है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है, ये कैपिटल में आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मतलब कि लाइन और आनी थी, ये इसके साथ अटैच होगा। और उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, देखते हैं आगे।
द सेकेंड मल्टीप्लेक्सर टेस्ट द वैल्यू ऑफ अ सिलेक्टेड स्टेटस बिट एंड द रिजल्ट ऑफ बिट इज अप्लाइड टू द इनपुट लॉजिक सर्किट। तो जो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर है वो क्या कर रहा है, वो जो सिलेक्टेड स्टेटस बिट्स हैं उनकी वैल्यू को टेस्ट कर रहा है। देखो जैसे ये वाला है, तो ये देखो ये जो हमारे पास है उनको टेस्ट कर रहा है और फिर वो जो लॉजिक है उसमें जा रहा है, तो ये टेस्ट होके फिर आगे जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर में इसमें वो सिर्फ मतलब कि टेस्ट कर रहा है। और उसके बाद है द आउटपुट फ्रॉम कैर प्रोवाइडेड द एड्रेस ऑफ द कंट्रोल मेमोरी। जो हमारे पास आउटपुट आएगी कैर में वो मतलब कि प्रोवाइड की जा रही है जो कंट्रोल मेमोरी है उसके लिए। ठीक है, द कंटेंट ऑफ CAR इज इंक्रीमेंटेड एंड अप्लाइड टू वन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इनपुट एंड टू द सबरूटीन रजिस्टर। तो ये देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो ये कैर है ये डायरेक्ट कंट्रोल मेमोरी में जा रहा है और एक इंक्रीमेंट में जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट वो फिर इसमें जा रहा है। और हम बोल सकते हैं कि जो SBR देखो, एक तो इसकी जो इंक्रीमेंट होके जो भी कैर में आएगा कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में इंक्रीमेंट होके एक तो जा तो SBR में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जा फिर दूसरा जो है एक इनपुट बन रही है एक मल्टीप्लेक्सर की। ठीक है, तो ये बोल रहे थे यहाँ पर, ये देखो इंक्रीमेंटेड होगा कैर जब होगा अप्लाई टू वन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर इनपुट को जा रहा है और दूसरा सब रूटीन रजिस्टर को जा रहा है। द अदर 3 इनपुट टू द मल्टीप्लेक्सर जो है नंबर 1 कम फ्रॉम द एड्रेस फील्ड ऑफ द प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शन। जो प्रेजेंट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं बाकी 3 जो इनपुट है मल्टीप्लेक्सर की वो वहाँ से आ रही हैं फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द SBR एंड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स दैट मैप द रजिस्टर। तो देखो इसमें क्या है, जो SBR है एक तो वहाँ से हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, एक जो एक्सटर्नल मैपिंग हो रही है इसकी वजह से जो है यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट उसकी हेल्प से जा रही है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद देखो नेक्स्ट और क्या बोल रहे हैं, द CD field of the micro instruction select one of the status bit in the second multiplexer। जो हमारी कंडीशन फील्ड है माइक्रो इंस्ट्रक्शन में वो क्या कर रही है, सिलेक्ट वन ऑफ द स्टेटस इन द सेकेंड मल्टीप्लेक्सर। तो सेकेंड मल्टीप्लेक्सर से वो एक को ही क्या बोल रहे हैं या ये देखो CD, तो ये देखो इसमें से एक को ही सिलेक्ट करेगी। ये 2 जा रही हैं, एक को ही ये सिलेक्ट करके आगे ट्रांसफ़र करेगी। और उसके बाद हमारे पास है जैसे ये हमारे पास एक मतलब कि टेबल है, ट्रुथ टेबल, जिसमें BR की फील्ड है और इनपुट है I1 I0 T जो एक मल्टीप्लेक्सर को दी जा रही है। और ये हमारा दूसरा मल्टीप्लेक्सर है जिसमें S1 S2 है और ये हमारा लोड SBR है। जैसे मैं आपको बता दूं कि किस किस को लिया है इन्होंने, तो एक तो इसकी जो है हमारे पास वो जा रहा है। ठीक है, एक इसकी हमारे पास ये S1 S0 को लिया जा रहा है। ठीक है, और एक हमारे पास किसको लिया जा रहा है, SBR को। ठीक है, तो देखो टेबल में क्या है हमारे पास, तो इसको जैसे ये फील्ड 0 0 ली जा रही है तो सारे ही 0 होंगे टोटली। फिर हमारे पास 0 0 है और अगर टेस्ट 1 होता है, देखो अगर टेस्ट 1 होता है तो हमारी मल्टीप्लेक्सर S0 जो है वो 1 हो जाएगी, लेकिन ये हमारे पास अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद है हमारे पास अगर BR में एक हमारे पास 1 हो जाता है तो I0 जो इनपुट है वो 1 हो जाएगी और बाकी 0 ही रहेगा। लेकिन फिर से अगर हमारे पास 0 1 है तो दोनों 1 हो जाएंगी और हमारे पास S0 एक 1 होगी और तब हमारे पास लोड SBR जो है वो इंक्रीमेंट होगा जब हमारे पास टेस्ट भी 1 होगा और I0 भी 1 होगा। और अगर अदरवाइज हमारे पास देखो इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, द बिट सिलेक्टेड 1, अगर हमारे पास बिट सिलेक्टेड 1 होगी तो टेस्ट वेरिएबल इज़ 1, तो टेस्ट वेरिएबल जो है वो 1 होगा, एल्स नहीं तो वो 0 होगा। ठीक है, तो ये था अगर हमारे पास सिलेक्टेड बिट जो है वो 1 होगी तो हमारे पास क्या होगा, ये 1 होगा, अदरवाइज 0। द T वैल्यू टुगेदर विद द 2 बिट्स फ्रॉम द BR, तो जो T वैल्यू थी वो डायरेक्ट कहाँ से आ रही है, हमारे पास इन दोनों की हेल्प से आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद गो टू इनपुट लॉजिक सर्किट में जा रही है। द इनपुट लॉजिक विल डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ ऑपरेशन टू बी इंक्रीमेंट, तो इनपुट लॉजिक जो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि किस टाइप के ऑपरेशन से इंक्रीमेंट हो रहा है, जहाँ ब्रांच है, या फिर जंप है, कॉल है, रिटर्न है, सब रूटीन से कौन सा आ रहा है। ठीक है, लोड एंड एक्सटर्नल एड्रेस को लोड करेगा, पुश एंड पॉप द स्टैक को पुश और पॉप करेगा एंड अदर एड्रेस सिक्वेंसिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा।
तो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नई नई अपडेट्स देख सकें।